अंधेरी रात में जब सन्नाटा चीखे बन जाता है, कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां छाए जीवित हो उठती हैं। आपका स्वागत है स्ट्रेंज लॉर में, और ये दो सच्ची कहानी आपको वहां ले जाएंगी जहां हर आवाज़ शक पैदा करती है और हर कोना अनजाने डर को छिपाए रखता है। एक ऐसी दुनिया जहां रोज़मर्रा की चीज़ें भयानक हो जाती हैं और जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। मैकडॉनल्ड्स फाइल फ्रॉम कीटन। मैं हैनफर्ड में एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में काम करता हूँ। इसमें पूरी रात ट्रक्स को लोड करना शामिल है। जब शिफ्ट ख़त्म होती है लगभग 3 बजे मैं थक जाता हूँ और काफ़ी भूखा होता हूँ, और फिर मुझे घर तक 45 मिनट की ड्राइव करनी होती है। ऑनेस्टली मुश्किल घंटे और मेरे काम की जगह और मेरे अपार्टमेंट के बीच हाईवे के ठीक किनारे पर एक मैकडॉनल्ड है जो 24 घंटे खुला रहता है। ये उन नई बिल्ड में से है जिनमें डबल ड्राइव थ्रू लेन्स और ग्रे बॉक्स डिज़ाइन है जो अब सबके पास होता है। वेयर हाउस में मेरे पहले साल के दौरान मैं शायद हफ्ते में 3 बार वहाँ रुकता था। क्विक, चीप और ऑनेस्टली जब तुम इतने थके और भूखे हो तो मैकडॉनल्ड भी एक दावत जैसा लगता है। मैं शुरू में एक बात क्लियर कर दूँ, मैं कभी घोस्ट या सुपर नेचुरल चीज़ों में बिलीव करने वाला नहीं रहा। मैं स्केरी मूवीज़ इंटरटेनमेंट के लिए देखता हूँ, ना कि इसलिए कि मुझे लगता है कि ये सब रियल है। लेकिन जो मेरे साथ इस मैकडॉनल्ड में 2 बार हुआ, मैं तुम्हें वो बताने जा रहा हूँ। इसने मुझे अपने घर के पास के टैको बेल तक 20 मिनट की एक्स्ट्रा ड्राइव पर सोचने को मजबूर कर दिया है। पहला इंसिडेंट पिछले अक्टूबर में सुबह 3:30 बजे मंगलवार को हुआ। मुझे याद है कि मंगलवार था क्योंकि उस रात हमने एक बड़ा शिपमेंट अनलोड किया था और मेरी पीठ में बहुत दर्द हो रहा था। मैं ड्राइव थ्रू में गया और अपना यूजुअल ऑर्डर दिया, 2 मैकडबल्स, लार्ज फ्राइज़ और एक कोक। अगर तुम्हें लगता है कि ये ज़्यादा है तो मैं एक बिग गाय हूँ। मैं पेमेंट विंडो तक गया। वहाँ काम करने वाला लड़का आधा सोया लग रहा था, जो उस समय के लिए नॉर्मल था। मैंने उसे अपना कार्ड दिया। उसने उससे पेमेंट की और मुझे रिसीप्ट दी। उसने कहा कि मैं अगली विंडो की तरफ चला जाऊं। खैर, मैंने कार को ड्राइव में डाला और रेस दबाई, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। और फिर इंजन बस बंद हो गया। कंप्लीट इलेक्ट्रिकल फेलियर। कार अपने मोमेंटम से शायद कुछ फीट आगे बढ़ी और रुक गई। ग्रेट, जस्ट माई लक, मैंने सोचा। मैंने कीज़ घुमाई लेकिन कुछ नहीं हुआ। डेड बैटरी की क्लिकिंग साउंड भी नहीं आई। मैंने फिर ट्राई किया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। मेरी 2015 अकॉर्ड ने पहले कभी कोई प्रॉब्लम नहीं दी, और अब सभी जगहों और टाइम में इसे सुबह 3:30 बजे मैकडॉनल्ड ड्राइव थ्रू में बंद होना चुना। मैंने हुड रिलीज को खींचा और बाहर निकला, पहले से ही उस टो ट्रक की फ़ीस के बारे में सोचते हुए जिसे मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था। वो पार्किंग लॉट खाली था, सिवाय एक पुराने पिकअप के जो लोड के दूसरे किनारे एंड में था। वो शायद किसी एम्प्लॉय का होगा। उन एलईडी लाइट्स ने सब कुछ हार्श और वाइट लाइट में चमका रखा था। मैं अपनी कार के सामने गया और हुड उठाया। फिर मुझे कुछ वियर्ड दिखा, या कम से कम उस समय मुझे ऐसा लगा। मेरी कार के पैसेंजर साइड पर सफ़ेद रंग की एक फ्लैश दिखी। ऐसा लगा जैसे कोई वाइट ड्रेस में रियर टायर के पीछे झुका हो। मैंने सोचा, क्या ये कोई ड्रंक लड़की है जो पास के अपार्टमेंट से भटक रही है। पास में एक कॉलेज था और स्टूडेंट हर समय स्टूपिड चीज़ें करते रहते थे। हेलो, मैंने पुकारा। ये ओके? मुझे कोई रिप्लाई नहीं मिला। मैं कंफर्म करने के लिए मैं कार के पीछे गया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मैंने सोचा कि मेरा थका हुआ दिमाग मेरे साथ ट्रिक्स खेल रहा था, तो मैं वापस हुड के नीचे चेक करने लगा। वैसे भी मुझे एक्चुअली नहीं पता था कि मैं क्या देख रहा हूँ। मेरी अनट्रेंड आइज़ को सब कुछ नॉर्मल लगा, और फिर मुझे एक छोटी लड़की के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। क्लियरली ये इतनी लाउड नहीं थी। ऐसा लगा जैसे ये ड्राइवर साइड से आई। अब मैं बहुत तेज़ी से सीधा हो गया और मेरा सिर हुड से टकरा गया। क्रैप, मैंने बड़बड़ाया और अपना सर रगड़ने लगा। फिर मैंने हुड के ऊपर से
ड्राइवर साइड की तरफ देखा, वहाँ कुछ नहीं था। लेकिन हंसी फिर से आई इसके तुरंत बाद। डेफिनेटली एक छोटी लड़की की तरह, शायद 7 या 8 साल की, अगर मुझे गैस करना हो। इस बार ये कार के पीछे से आई, लेकिन फिर जब मैंने देखा वो एरिया खाली था, सिर्फ मेरी बंद पड़ी कार, ब्राइट एलईडीज की लाइट। मैं जेन्युइनली इस चीज़ से क्रीप आउट होने लगा था। मेरा ब्रेन मुझे रैशनल रखने की कोशिश कर रहा था, कह रहा था कि कोई प्रैंक कर रहा हो, लेकिन पूरी सिचुएशन में कुछ गलत लग रहा था। मैं इसे और किसी तरह डिस्क्राइब नहीं कर सकता, सिवाय कि हवा हैवी फील हो रही थी। शायद यही पैनिक का मैनिफेस्ट होने का तरीका है। फिर मुझे ड्राइव थ्रू विंडो पर नॉक सुनाई दी और मैं चौंक गया। ये एक एम्प्लॉय द्वारा दूसरा लड़का, और वो बाहर झुककर इधर उधर देख रहा था। सर, आपको अपनी व्हीकल मूव करनी होगी प्लीज़, आप लेन ब्लॉक कर रहे हैं। आई एम सॉरी, मैंने वापस कहा। ये बस बंद हो गई, मैं इसे स्टार्ट नहीं कर पा रहा। क्या आप माइंड करते हैं अगर मैं इसे न्यूट्रल में डालकर पार्किंग लॉट में पुश कर दूं? उसके जवाब देने से पहले मैंने वाइट ड्रेस की फ्लैश फिर से देखी मेरी आंखों के किनारे से, डेफिनेटली मेन्यू बोर्ड के पास, जो लगभग 15 फीट दूर था। जब मैंने डायरेक्ट देखा, बेशक वहाँ कुछ नहीं था। एम्प्लॉयज़ मैनेजर को कॉल करने की बात कर रहा था जब हंसी फिर शुरू हुई। अब मैं इससे अनॉइड और क्रीप आउट दोनों हो रहा था। यह पास में थी, मेरे कान के ठीक पास। और जीसस, मुझे लगा जैसे मेरी गर्दन पर सांसें महसूस हुई, किसी तरह उस रात की हवा से भी ठंडी, और वो एक ठंडी रात थी। मैं ड्राइवर साइड डोर की तरफ भागा और जंप करके अंदर गया, दरवाज़ा बंद किया। मुझे एक मोमेंट के लिए लगा कि अगर बिल्डिंग के अंदर एम्प्लॉयज़ ने मुझे ऐसा करते देखा तो मैं कैसा दिखा होऊंगा। सांस लेते हुए मैंने फिर इग्निशन ट्राई किया, फुली एक्सपेक्ट करते हुए कि कुछ नहीं होगा। लेकिन मेरी अच्छी किस्मत कि कार इमीडिएटली स्टार्ट हो गई। डैशबोर्ड पर लाइट जग गई, रेडियो वापस चालू हो गया और सब कुछ परफेक्टली काम करने लगा। मैंने इस ड्राइव में डाला, लंबी सांस ली और होप की कि अगली विंडो पर मेरा खाना तुरंत दे दिया जाए, और ऐसा ही हुआ। जब मैं गया रियर व्यू मिरर में, मैं कसम खाता हूँ, मैंने कुछ पलों के लिए मैंने बिल्डिंग के कॉर्नर के पास वाइट कपड़ों में एक छोटी फिगर को देखा, लेकिन जब मैंने पलकें झपकी वो गायब हो गई। तो इस पॉइंट पर मैं सोच रहा था कि शायद मैं ज़्यादा थका हूँ, शायद ज़्यादा लंबी शिफ्ट से इन चीज़ों को देख रहा हूँ। लेकिन जो अगली बार हुआ, उसने उस रात को जो हुआ उसे कंफर्म कर दिया। मैंने उस मैकडॉनल्ड को लगभग 2 महीनों तक अवॉइड किया। मैं कुछ समय के लिए लंचेस पैक करना शुरू किया या घर पहुंचने तक भूखा रहा। लेकिन 1 दिसंबर में एक काफ़ी रफ शिफ्ट के बाद जब मुझे डबल शिफ्ट करनी पड़ी, मैं इतना थका था कि सही से सोच नहीं पा रहा था। मेरी मसल मेमोरी ने मेरा कंट्रोल ले लिया और मैं खुद को उसी मैकडॉनल्ड के पार्किंग लॉट में पुल करते हुए पाया। इससे पहले कि मुझे रियलाइज़ होता कि मैं कहाँ हूँ, इस बार मैंने उसके अंदर जाने का डिसाइड किया। मैं उस ड्राइव थ्रू वाले इंसिडेंट के बारे में सोच रहा था और मैं नहीं चाहता था कि वो फिर हो। तो मैंने सोचा कि मैं अपना फूड अंदर ही खाऊंगा। अंदर डाइनिंग एरिया खाली था, जो वीरवार के 3 बजे सुबह के लिए आम था। काउंटर के पीछे वाली लड़की 18 साल से ज़्यादा की नहीं थी। उसके डाइड ब्लैक हेयर थे पर्पल स्ट्रीक के साथ, हैवी आईलाइनर जो अपेरेंटली उसकी शिफ्ट के दौरान स्मच हो गया था, और उसका पूरा चेहरा पियर्सिंग से भरा था। वो कुछ डरी हुई लग रही थी। वो ऐसा लग रही थी जैसे किसी चीज़ से डर रही हो। उसकी आंखों की पुतलियां फैली हुई थी और वो बार बार अपनी बाजू को खुजा रही थी। उसका नेम टैग रेवन था, जो मुझे लगता है कि उसका असली नाम नहीं था। वेलकम टू मैकडॉनल्ड्स, मुझे याद है उसने मोनोटोन वॉइस में कहा। फिर वो मुझे घूरने लगी। यह वियर्ड था क्योंकि ये ऐसा नहीं लग रहा था कि वो मेरे फेस को घूर रही थी, बल्कि ऐसा था जैसे वो मेरे बीच से किसी चीज़ को घूर रही थी, जैसे मैं कोई गोस्ट हूँ। मैंने एक बिग मैक और कुछ नगेट्स ऑर्डर किए। ऑर्डर करते समय वो घूरती रही। उसने बेयरली अपनी आंखें झपकी। मैं सेल्फ कॉन्शियस होने लगा। मैंने सोचा, क्या मेरे फेस पर कुछ है? क्या मैं वियर्ड दिखता हूँ और मुझे कभी रियलाइज़ नहीं हुआ?
ये काफ़ी अनकंफर्टेबल था, लेकिन मैंने सोचा कि शायद वो नशे में हाई हो और अपनी शिफ्ट को किसी तरह पूरा करने की कोशिश कर रही हो। जब वो मेरा खाना बना रहे थे, मैंने नोटिस किया कि वो रजिस्टर पर ही रही। पहले तो वो मेरी तरफ कंधे के ऊपर से देखती रही। वो तेजी से देख नहीं रही थी, बल्कि वो लंबे और फोकस्ड पॉजेस थे। जब उसने मेरी ट्रे दी, उसके हाथ कांप रहे थे। थैंक यू, मैंने कहा और सीट ढूंढने के लिए मुड़ा। वेट, उसने कहा। उसकी आवाज़ थोड़ा अजीब लग रही थी। विंडो के पास मत बैठना। ऐसा क्यों? वो पहले ही मुड़ रही थी और साफ काउंटर को साफ करने में बिजी हो गई। मैंने सोचा ये वियर्ड था, और उस वियर्ड इंटरेक्शन के खिलाफ मैंने बड़े विंडो के ठीक पास एक बूथ चूज किया जो पार्किंग लॉट की तरफ था। मैं लगभग 5 मिनट तक खाना खा रहा था जब मैंने नोटिस किया कि रेवन फिर से काउंटर के पीछे से मुझे घूर रही थी। इस बार वो देख नहीं रही थी, वो लगातार मुझे घूर रही थी। उसके एक्सप्रेशंस रीड करना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था। क्या वो चिंतित थी, डरी थी, या सुपर हार्ड ट्रिप कर रही थी? मैंने इसे इग्नोर करने की कोशिश की और अपने फ़ोन पर फोकस किया। मैं रेडिट स्क्रॉल कर रहा था। कुछ मिनट बाद वो काउंटर के पीछे चली गई। मैंने सोचा कि शायद उसकी शिफ्ट ख़त्म हो गई थी या वो ब्रेक ले रही थी, लेकिन फिर वो काउंटर के पास से आई और सीधा मेरे टेबल की तरफ आने लगी। और ये कैजुअल नहीं था, वो तेज़ी से चल रही थी। वो बिना पूछे मेरे सामने बूथ में आकर बैठ गई। ड्यूड, आपको मूव करना होगा, उसने कहा। एक्सक्यूज़ मी? वो आगे को झुकी। मुझे सिगरेट की स्मेल आई, शायद कुछ और भी। पिछले 15 मिनट से एक छोटी लड़की विंडो के पास से आगे पीछे चल रही है, और हर बार जब वो पास करती है वो रुकती है और तुम्हें घूरती है और स्माइल करती है। ये सुनकर मेरा खून जम गया। मैं कसम खाती हूँ उसने ऐसा कहा। मैंने पीछे नहीं देखा, इसके बजाय मैंने रिप्लाई किया, क्या छोटी लड़की? वाइट ड्रेस, लॉन्ग डार्क हेयर, शायद 7 साल की। जब से तुम बैठे हो तब से वो वहाँ है। मैंने उसे ड्राइव थ्रू से डम्पस्टर तक और वापस बार बार चलते और स्माइल करते देखा है। वो डर के मारे कांप रही थी। मैं रिपोर्ट करने वाली थी, जैसे एक छोटी बच्ची अकेले वहाँ क्या कर रही है, लेकिन उससे जुड़ा कुछ सही नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वो एक छोटी लड़की है। मैंने फाइनली धीरे से मुड़ा। पार्किंग लॉट खाली था, सिवाय मेरी कार के और 1-2 एम्प्लॉयज़ के व्हीकल के। एलईडी लाइट ने सब कुछ क्लियरली रोशन कर रखा था। नो लिटिल गर्ल, वहाँ कोई नहीं है, मैंने कहा। रेवन का चेहरा फीका पड़ गया। वो मेरे पीछे की खिड़की की तरफ देख रही थी। वो अभी वहाँ है, विंडो पर है, और वो तुम्हें देख रही है। मैं फिर मुड़ा। कुछ नहीं, सिर्फ विंडो में मेरी रिफ्लेक्शन। ऑल राइट, मुझे अभी भी कुछ नहीं दिख रहा। वो अभी गई, रेवन ने विस्पर किया। मैं इतना तेजी से खड़ा हुआ कि मेरा सोडा गिर गया। वो टेबल पर और फ्लोर पर फैल गया, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं थी। मैंने अपना सामान फेंका, कीज उठाई और दरवाजे की तरफ गया। वर्कर लड़की ने मुझे पुकारा, लेकिन मैंने इग्नोर किया। मैं दरवाजे से बाहर निकला और बेसिकली अपनी अकॉर्ड तक दौड़ा। मेरी कार सही से स्टार्ट हुई। उस रात गोस्ट गर्ल का कोई और साइन नहीं था। मैं पार्किंग लॉट से निकल गया और तब से वहां वापस नहीं गया। समय के साथ मैंने ये एक्सपीरियंस अपने एक कोवर्कर के साथ शेयर किया। वो उस एरिया में रहता है और उसने बताया कि उस एरिया में एक छोटी लड़की एक्चुअली कार से टकराकर गुजर गई थी। वो कहता है कि वो लगभग 9 साल की थी। मुझे नहीं पता कि क्या बिलीव करना है, लेकिन इस पॉइंट पर मैं बस सीधा हाईवे पर ड्राइव करता हूँ। मैं घर पहुँचकर खाता हूँ या कार में कुछ स्नैक्स रखता हूँ। क्रिसमस विजिटर बाय मिशेल। ये कुछ साल पहले क्रिसमस के समय हुआ। मुझे ये आज भी ऐसे लगता है जैसे कल की बात हो। मेरे पास इसके लिए कोई रैशनल एक्सप्लेनेशन नहीं कि ये क्यों हुआ, और ऑनेस्टली मैंने इसको समझने की कोशिश करना छोड़ दिया है। कुछ चीज़ें बस लॉजिक या रीजन से सही फिट नहीं होती। मेरी दादी ग्लोरिया कई साल पहले क्रिसमस के आसपास गुजर गई थी। ये डिटेल बाद में इस कहानी में इम्पॉर्टेंट हो जाएगी, लेकिन इसके बिना भी मैं अक्सर उनके बारे में सोचती हूँ, खासकर छुट्टियों के दौरान।
मैं उन्हें बहुत मिस करती हूँ। वो हमारे जीवन में एक वार्म लविंग प्रेजेंस थी और उनकी एब्सेंस हमेशा तब और गहरी महसूस होती है जब लाइट्स लगती हैं और स्नो गिरना शुरू हो जाती है। मैं अपनी माँ के साथ एक बड़े कनाडा के शहर में रहती हूँ क्योंकि किराए की कीमत बड़े शहरों में जैसी है वैसी ही है। वीकेंड पर हमारा एक छोटा ट्रेडिशन है, हम टेक आउट ऑर्डर करते हैं और चीज़ी टीवी मूवीज़ एक साथ देखते हैं। ये हमारा अपनी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी से आराम करने और एक साथ टाइम बिताने का तरीका है, खासकर क्योंकि हमें वीक के दौरान ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। मैं फुल टाइम काम करती हूँ और जब मैं ज़्यादातर शाम को घर पहुँचती हूँ हम दोनों इतने थके होते हैं कि कुछ बोले बिना जल्दी से कुछ डिनर खाने और बिस्तर पर गिरने के अलावा कुछ ज़्यादा नहीं कर पाते। तो वीकेंड स्पेशल होते हैं। इस पर्टिकुलर वीकेंड जो क्रिसमस से ठीक पहले था वो बिल्कुल आम जैसा लग रहा था। हमने खाना ऑर्डर किया, उसके आने का वेट कर रहे थे ताकि मूवी शुरू करें। हम दोनों अच्छे मूड में थे, अपने वीक के बारे में बात कर रहे थे और उस मूवी के रिडिकुलस साइनॉप्सिस पर हंस रहे थे जो हम देखने वाले थे। हमारे ऑर्डर करने के कुछ देर बाद दरवाजे पर नॉक हुई। ये मुझे थोड़ा सरप्राइजिंग लगा। डिलीवरी को वहाँ पहुँचने के लिए टाइम लगता था तो ये उसके लिए बहुत जल्दी था। मैं दूसरे कमरे में थी किसी काम में बिजी, तो मेरी माँ दरवाज़ा खोलने गई। मैं सुन सकती थी कि वो किससे बात कर रही थी, लेकिन मैं शब्दों को समझ नहीं पाई। एक मोमेंट बाद उन्होंने दरवाज़ा बंद किया और उलझते हुए लुक के पास वापस आई। मैंने पूछा कौन था? उन्होंने कहा कि एक वुमेन थी, कोई ऐसी जिसे हम नहीं जानते, जो पूछ रही थी कि क्या ग्लोरिया यहाँ है। हम दोनों वहीं थम गए। ये ऐसा नाम है जो आप आजकल अक्सर नहीं सुनते और सर्टेनली ये किसी तरह हमारे एड्रेस से नहीं जुड़ा। हम यहाँ बहुत समय से रहते हैं, कुछ दशकों से, और यहाँ कभी कोई ग्लोरिया नाम की कोई औरत नहीं रही। इवनली जब हमने ये घर खरीदा था तब भी मेरी दादी कभी हमारे साथ नहीं रही और उनकी कोई फ्रेंड कभी इस एड्रेस पर हमें मिलने नहीं आए। ना ही उन्हें ये पता था कि हम कहाँ रहते हैं। उस समय तक उनके ज़्यादातर क्लोज्ड फ्रेंड या तो गुजर चुके थे या फैमिली से कांटेक्ट खो चुके थे। हमारे घर के दोनों तरफ के नेबर्स में से कोई भी ग्लोरिया नाम की नहीं थी। जब ये हुआ हमारे बाएं तरफ के नेबर सभी लड़के थे, तो वहाँ डेफिनेटली कोई ग्लोरिया नहीं थी। कोई लॉजिकल रीज़न नहीं था कि कोई हमारे दरवाजे पर आकर ग्लोरिया के बारे में पूछे। टाइमिंग इसे और भी स्ट्रेंज बनाती है। जैसे कि मैंने मेंशन किया, वो क्रिसमस के आसपास गुजरी थी और जब मैंने अपनी कज़न को टेक्स्ट करके बताया कि क्या हुआ तो उसने मुझे याद दिलाया। मेरी रीढ़ की हड्डी में चिल्स दौड़ गए कि ये ठीक उसी दिन था, उनके गुजरने की एनिवर्सरी पर। मुझे नहीं पता कि वो औरत कौन थी। मे बी उसका एड्रेस गलत था या मे बी ये एक कोइंसिडेंस था, लेकिन मैं इस फीलिंग को भूल नहीं पा रही कि ये क्या था और क्यों था। यूनिवर्स से एक जेंटल नज, एक रिमाइंडर कि हमारे लव्ड वंस हमें कभी ट्रूली छोड़कर नहीं जाते, कि वो सालों बाद भी हेलो कहने का तरीका ढूंढ लेते हैं। मुझे लगता है कि ये मेरी दादी थी जो चेक करने के लिए रुकी थी। मे भी उन्होंने हमें हंसते और अपनी छोटे ट्रेडिशन को एंजॉय करते देखा और बस एक मोमेंट के लिए उसका हिस्सा बनना चाहती थी। मे भी वो हमें रिमाइंड कराना चाहती थी कि वो स्पिरिट रूप में हमारे साथ हैं, अगर उनकी बॉडी में नहीं। कभी भी आ जाना मिमी, मैं तुम्हें मिस करती हूँ। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरीज़ कैसे लगीं? अगर आपको ये स्टोरीज़ पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट करना ना भूलें।